नमस्कार, हेल्थ टॉक विद इंदिरा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज कुछ समय के बाद में मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं बात करूँगी ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा क्या है? WHO के हिसाब से मोटापा अपने आप में एक बीमारी है जिसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों में चर्बी चढ़ने की वजह से कई तरह की मेटाबॉलिक बीमारियां, परेशानियां और हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज उसकी वजह से मोटापे के कारण हो जाते हैं। इसके असर वैसे तो आमतौर पर हम जानते हैं, कोई बहुत नया चीज़ मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन इसको समझने की क्यों ज़रूरत है कि अगर कोई कहे कि वो सिर्फ मोटा है तो उसे क्या फ़र्क पड़ जाता है। देखिए उससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो साइकोलॉजिकल अगर हम देखते हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो है वो कम हो जाती है। हर समय थकान रहती है, मानसिक तनाव रहता है, दुखी रहते हैं, सेक्सुअल इश्यूज़ होते हैं, सोशल आइसोलेशन होता है, लोगों के साथ घुलने मिलने का मन नहीं करता है, रहता है, सोचते हैं कि अकेले ही रहें, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस अगर देखें, मेडिकल इश्यूज़ तो हैं ही हैं, दिल की बीमारियाँ, शुगर बढ़ जाना, बीपी का होना, फैटी लीवर आजकल तो बहुत आम बात है। कोई भी अल्ट्रासाउंड कराने जाता है तो वो फैटी लीवर निकल जाता है। क्यों? उसके अंदर भी परेशानी होती है। PCOS आपने काफ़ी सुना होगा, ये पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ होता है जो यंग लेडीज़ में होता है, जो ओबेसिटी जिसका एक मुख्य कारण होता है, और इसमें पीरियड्स संबंधित समस्याएं होती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और बाद में जो है ये इनफर्टिलिटीज़ की वजह से इनफर्टिलिटी भी होती है। और भी कई तरह की परेशानियां, घुटनों में दर्द और हड्डियों में दर्द होना, नींद में जो है अचानक से सांस का रुक जाना, और खाना खाते समय जो खाना जो है वो ढंग से पचता नहीं है, और भी तरह तरह की परेशानियां। अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि क्या क्या परेशानियां मोटापे की वजह से हो सकती हैं। कारण, अगर हम इसके कारण देखना चाहें, शुरुआत करने के लिए जेनेटिक्स, या फिर कह सकते हैं कि मेरी माँ मोटी थी तो इसलिए मैं मोटी हूँ, आनुवांशिक जिसे कहते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़, कभी कोई किसी तरह की मानसिक तनाव या मानसिक बीमारियां हैं तो उसकी वजह से भी मोटे होते हैं। कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, तरह का काफ़ी सारा तनाव, बैठे बैठे, आजकल तो लाइफस्टाइल ज़्यादा बैठे रहने का है तो उसकी वजह से होता है। बैठते हैं, खाना जो है, खाने पीने की परेशानियाँ, अलग अलग तरह का खाना, और डेली हैबिट्स में बदलाव। लेकिन मैं कहूँगी कि मुख्य कारण, अगर हम मुख्य कारण देखें तो वो 3 हैं। क्या है? डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस। जब इन 3 चीज़ों में किसी तरह का बदलाव आता है तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम इससे कैसे निपटेंगे? अब आते हैं सीधा मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट 2 तरह की हो सकती है कि एक तो अगर हम सिर्फ अपना वज़न कंट्रोल करना चाहें, हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो वज़न पे ही ध्यान रहेगा, मुझे अपना वेट कम करना है, तो ये एक निरर्थक कोशिश होती है। क्योंकि कई तरह की दवाइयाँ भी आती हैं, कई तरह के पाउडर आते हैं जो क्लेम करते हैं कि हम आपका वज़न कम कर देंगे, 15 दिन में कम कर देंगे, 20 दिन में कम कर देंगे, और फलाना ढिमकाना और भी पता नहीं क्या क्या। तो उससे क्या होता है, वेट तो कम हो जाता है लेकिन उसके बाद फिर से वो वज़न वैसे ही बढ़ जाता है। फ़ायदा कब होता है? जब हम वेट न्यूट्रल अप्रोच पे ध्यान देते हैं। इसका मतलब हमें वेट पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमें अपने ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अपनी फिटनेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो वेट जो है ऑटोमेटिकली मैनेज होगा, मेंटेन होगा, और उससे हमें बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी फ़ायदे भी देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, डाइट क्या है? अब देखिए, हमारे पास में एक गाड़ी है, हम एक 20 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं, वो गाड़ी है डीजल की, तो हम उसमें डीजल ही डालेंगे। डीजल के अलावा हम पेट्रोल पंप में जाके, वहाँ पेट्रोल भी मिल रहा है, पेट्रोल 5 रुपया ज़्यादा महंगा है, लेकिन हम उसमें पेट्रोल नहीं डालते हैं, हम उसमें डीजल ही डालते हैं। और वहीं पर एक 10 साल पुराना एक स्कूटर लेके आ रहा है, उसमें पेट्रोल ही डलेगा, उसमें वो डीजल नहीं डालेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि शरीर को या हमारी गाड़ी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम वही चीज़ उसको देते हैं, और उतना ही देते हैं जितनी उसकी ज़रूरत है, हम कुछ और नहीं देते। तो हम अपने इतने करोड़ों के जो शरीर है उस पर हम क्यों ध्यान नहीं दे सकते हैं? वहाँ भी हमें वही चीज़ें डालनी हैं जिसकी उसको ज़रूरत है, और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालनी हैं। तो आते हैं बात पे कि खाना क्या चाहिए। होल ग्रेन्स बोलते हैं, जो साबुत अनाज होता है, गेहूँ, ओट्स, किनोवा, इस तरह की चीज़ें,
वाइट राइस से बचना होता है, ब्राउन राइस होता है, रंग बिरंगी सब्जियां खाएं, फल फ्रूट खाएं, जिसमें कोशिश हो कि आलू की मात्रा ज़रा कम हो, फ्रूट्स हैं, और जो दूध है और दही है उसका थोड़ा सा कम फैट वाला दूध दही हो तो बहुत अच्छी बात है। दाने, दाल के दाने, मूंगफली के दाने और बाकी जो रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन के, जो हो सकते हैं फ़िश और चिकन वगैरह, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो खाई जा सकती हैं। और ऑयल जो हम यूज़ करें वो पौधे वाला, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, जो वो भी रिफाइंड ना हो, वो इस तरह की चीज़ें पौधों से निकला हुआ वो हमें ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत है। फ्रूट्स में क्या लिया जाए? पानी, और जो भी कम कैलोरी वाला, जो नेचुरल फ्लूइड्स होते हैं, जो जिसमें कैलोरीज नहीं होते हैं, जो भी जिस तरह के, वो हमें फ्लूइड्स के तौर पर लेना चाहिए। अब बात करते हैं क्या हमें नहीं खाना है। जिस चीज़ में भी चीनी हो या मीठी की हुई चीज़ें हैं, कोई भी किसी भी तरह का फ्रूट जूसेस है, सोडा है, या कोई भी चीज़ जो जिनमें वो डाला गया है, एडिशनल ऊपर से मीठा डाला गया है, ये चीज़ों से हमें बचना है। और रिफाइंड किया हुआ जो जैसे मैदा वैदा या इस तरह की चीज़ें हैं उनसे बचना चाहिए। आलू से बनी बेक्ड है या फिर चिप्स हैं या फ्राई की हुई चीज़ें, इनसे बचना है। रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट का मतलब जिसमें भी किसी भी तरह का केमिकल रख के उसको देर तक रखते हैं, उसको काफ़ी देर तक प्रिजर्व करने के लिए, उस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। और बाकी भी बहुत ज़्यादा जो प्रिजर्व्ड हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं, बन, पिज़्ज़ा वीज़ा आजकल तो बहुत हैं, वही चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, नॉर्मल चीज़ें तो कम ही देखने को मिलती हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचने की कोशिश करनी है। अब हम क्या कर सकते हैं? ओवर ईटिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड मतलब हम पूरी तरह से ओवर ईटिंग को बंद नहीं कर सकते हैं। ओवर ईटिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना। तो इससे हम कैसे बचेंगे? तरीके हैं, हर चीज़ का तरीका है। ज़रूरत है मोटिवेशन की, मुझे कितनी ज़रूरत है, मुझे कितना स्वस्थ रहना है और मैं क्या चाहती हूँ, उसके ऊपर ये निर्भर करेगा। तो कैसे करेंगे? अपना नाश्ता ज़रूर लें। नाश्ता दिन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आहार होता है। नाश्ते करने का क्या फ़ायदा है? सुबह अगर हम नाश्ता करके घर से निकले हैं तो हम ऑफिस जाते हैं या हम कहीं भी जाते हैं, वहाँ पे हमें जाके अगर भूख भी लगती, वहाँ पहली बात हमें एकदम से भूख नहीं लगेगी क्योंकि हम खाना खा के आए हैं। और अगर वहाँ पर कोई ऑफ़र भी करेगा तो हम एक टुकड़ा उठाएंगे, उससे हम ज़्यादा नहीं उठाएंगे। लेकिन मान लो आप ब्रेकफास्ट नहीं करके गए हैं अपने घर से, तो वहाँ पर जाके खाने की इच्छा होगी और वहाँ पर कैंटीन में क्या मिलेगा? तली भुनी चीज़ें। वो चीज़ें हम खाएंगे और उसका फैट जो है वो शरीर को लगेगा। छोटे छोटे हिस्सों में खाने की कोशिश करनी है। खाना जो है छोटी प्लेट में लें, थोड़ा थोड़ा लें और उसको बहुत धीरे से खाने के बारे में सोच के, उस खाने को समझ के तब उसे खाया जाए। घर में खाना खाएं। घर में खाने के फ़ायदे हैं। घर में खाने के क्या फ़ायदे हैं? एक तो हमें पता है हम क्या खा रहे हैं, वो न्यूट्रिशियस होगा और उसमें कम कैलोरीज हमारे हिसाब की होंगी। वहीं अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे खाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें फ़ैट ज़्यादा होगा, कैलोरीज, एडिशनल कैलोरीज होंगी जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। और खाना खाते समय डिस्ट्रैक्शन से बचें। डिस्ट्रैक्शन यानी टीवी, मोबाइल, इधर उधर की बातें करना। खाने पे ही सिर्फ फोकस होना चाहिए खाना खाते समय। तो इस तरह से हम ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। अब बात करेंगे माइंडफुल ईटिंग। तो जब बात खाने की ही चल रही है तो माइंडफुल ईटिंग क्या होता है? बहुत ध्यान से खाने के बारे में ध्यान। जब हम कुछ भी काम करते हैं, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो काम हम तभी उसको हम 100% दे सकते हैं जब हम मन लगा के काम करते हैं। बच्चे से हम बोलते हैं बेटा मन लगा के पढ़ाई करो, खाली किताब खोल के बैठने से नहीं होता है और रटने से नहीं होता है। माइंडफुल रीडिंग करो, तो मन लगा के पढ़ो। तो खाना खाते समय हम क्यों पीछे हो जाते हैं? कहते हैं पापी पेट का सवाल है, हम पेट के लिए कमा रहे हैं, पेट के लिए जी रहे हैं, पेट के लिए सब कुछ। तो अगर सब कुछ पेट से ही रिलेटेड है तो उस पेट का हमें ध्यान भी देना पड़ेगा। तो माइंडफुल ईटिंग में क्या है? उस खाने के बारे में सोचें। थोड़ा समय आप खाने के लिए भी निकालें और आप ये सोचें कि मैं खाना क्यों खा रही हूँ। हमें पता होना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए खाना खाने का। इसलिए नहीं कि खाना खाना है, टाइम हो गया खाने का इसलिए खाना खाना है, जो मिल गया वो खाना है, नहीं। कारण है तो उससे हम जो है फालतू की जो कैलोरीज वाली चीज़ें हैं वो नहीं खाएंगे। जब भूख लगी है, अगर भूख लगती है तो कोशिश की जाए कि हम ऐसा खाना बनाएं जो बिल्कुल हेल्दी हो। हम जितना पॉसिबल हेल्दी फूड है वो बना सकते हैं। हमारे घर में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं तो उसमें से हम अच्छी चीज़ें बनाएं, या फिर पिएं तो पीने के लिए भी हेल्दी चीज़ बनाने की कोशिश करें। और जब सच में भूख नहीं लगी है, बस खाना है, अब खाली बैठे हैं, चलो जी कुछ खा लिया जाए, तो उस समय कुछ भी मंच करने की जगह हम कोशिश करें कि एक फ्रूट का टुकड़ा हो जाए या फिर कोई लाइट स्नैक्स हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसमें बहुत सारी कैलोरीज ना हो। जब हम खाना खाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, अपने पूरी इंद्रियों को,
अपनी पूरी सेंसेस को खाने के बारे में, उस ध्यान को हमें खाने पे ही केंद्रित करना है। अगर मैं एक टुकड़ा रोटी का खाती हूँ तो मुझे उस रोटी के बारे में सोचना है कि ये मैंने रोटी का टुकड़ा लिया, ये मैंने रोटी का टुकड़ा खाया और ये मेरे पेट में जा रहा है। और उस रोटी के साथ में जो भी सब्जी लगी है उसका स्वाद समझने की कोशिश करें। तो सारी चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, और हम सच में उस खाने को एंजॉय करेंगे, तो उसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। और वो हमारे शरीर को बहुत अच्छी तरह से लगेगा और हम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। अब बात आती है एक्टिव रहने की। खाना हो गया तो नंबर 2 पे आता है एक्टिविटी। किसी से भी बोलें वजन कैसे घटाना है, एक्टिव रहो, काम करो, दौड़ भाग करो, फिजिकली एक्टिव रहो, कोई भी बताएगा। तो मतलब इसका तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं। तो कोशिश करनी, अगर कोई बुलेट होता, कोई अगर जादू होता फिट रहने का, तो वो है फिजिकल एक्टिविटी। पहले के लोग कैसे इतने एक्टिव रहते थे, क्योंकि वो बहुत काम करते थे, दौड़ भाग करते थे। तो जिस तरह की भी रिकमेंडेड एक्टिविटीज़ होती हैं एज के हिसाब से, और मेरा कितना गोल है, मुझे किस तरह से फिट रहना है, मुझे कितने सालों तक फिट रहना है, तो मेरा जो पर्टिकुलर गोल होगा उस हिसाब से हमें एक्टिविटीज़ को अपना प्लान करना होता है। जो भी एक्टिविटी अपने इंटरेस्ट की हो, जिस चीज़ में मन लगता है वो चीज़ करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है खाली बैठने का टाइम जो है उसको कम से कम करने की कोशिश करें। पूरी तरह से तो बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे कम से कम करें। बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं WHO के, अलग अलग एज के हिसाब से। न्यूबॉर्न बेबी, जो इन्फेंट्स होते हैं, साल भर तक के बच्चे, उनके लिए क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। उनको टीवी बिल्कुल अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, और उनको 1 घंटे से ज़्यादा जो है उनको प्रैम वगैरह में या किसी भी तरह से उसको पकड़ के एक जगह बैठा के नहीं रखना है। फिर 1 से 2 साल के बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं WHO के हिसाब से कि कितना उनको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, कितना दौड़ भाग करना चाहिए। और इन बच्चों को भी 1 घंटे से ज़्यादा, 1 साल के बड़े बच्चों को भी 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल या टीवी अलाउड नहीं है WHO के हिसाब से। तो 5 साल तक के बच्चों का भी वही है। बच्चों के लिए, थोड़े बड़े बच्चों के लिए जो है 1 घंटे का दिन भर में उनके लिए भी, और उनको एक्सरसाइज करनी होती है। मसल स्ट्रेंथनिंग और बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस उन बच्चों को करनी होती है। बड़ों के लिए ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ चल सकते हैं 2.5 घंटे हफ्ते में, और नहीं तो 1.25 घंटा अगर आप रनिंग कर सकते हैं या विग्रस एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हैं, तो हफ्ते भर में जो है 1.25 घंटे का रिकमेंडेड है WHO से। अब आता है स्क्रीन टाइम को कम करना। टीवी देखने में तो बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है, इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, जाहिर है क्यों नहीं हम टीवी देखेंगे तो, या फिर मोबाइल में लगे रहेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये सब हमें टीवी मोबाइल से मिलती है। लेकिन इससे जो है वेट गेन बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा? टीवी देख रहे हैं, दुनिया भर के ऐड आ रहे हैं, चिप्स, कुरकुरे, हर चीज़ का ऐड आ रहा है। उसके बाद फिर वो चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं, इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं, वो चीज़ लेके ट्राई करने को मन करता है। एकदम स्क्रीन तो बिल्कुल सेडेंटरी एक्टिविटी है, इसमें तो हम चलना फिरना और घूमना फिरना तो हम कर ही नहीं पाते हैं। तो हमें अपने लिए एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि हम जो है 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम अलाउ नहीं करेंगे अपने लिए, क्योंकि इससे जो है फालतू की लो कैलोरी, हाई कैलोरी फूड, जो जिसमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज होती हैं और जो न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ें बैठ के खाई जाती हैं। बच्चों के लिए जो है उनके कमरे में टीवी अलाउ नहीं होना चाहिए, उनके बेडरूम में। और खाना खाते समय ये रूल होना चाहिए कि खाना खाते समय टीवी बंद रहेगा। नींद बहुत ज़रूरी है, एज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन और WHO ने बताया है कि उम्र के हिसाब से नींद किसकी कितनी होनी चाहिए। अब अगर फाउंडेशन अच्छी होगी, हर चीज़ की बुनियाद, कहते हैं बुनियाद अच्छा है तो आगे सब कुछ अच्छा होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बुनियाद। बच्चों की हेल्थ की बुनियाद जो है प्रेगनेंसी से पहले ही बनाई जा सकती है। तो एक महिला की उसका स्वास्थ्य प्रेगनेंसी से पहले ही बहुत अच्छा होना चाहिए। और जो प्रेगनेंसी है एक हेल्दी वेट में शुरू होना चाहिए। जब उसका वेट बढ़िया है उस समय उसको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में जो है स्मोकिंग अलाउड नहीं है, नुकसान करता है बच्चे को। और प्रेगनेंसी के दौरान अनाप शनाप वेट गेन नहीं होना चाहिए। उस समय भी जो है जितना ज़रूरी है डॉक्टर के हिदायत के हिसाब से रीजनेबल वेट गेन होना चाहिए। 6 महीने तक के बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना है। और 1 साल तक के बच्चों को जो है दूध भी देना है और ऊपर की चीज़ें भी देनी होती हैं। और ये इंश्योर करना है कि बच्चे की नींद पूरी होनी चाहिए, अच्छे से उसको सोने देना चाहिए। फिर पहले कुछ सालों में बच्चों पे किसी भी तरह का बर्डन ना डाला जाए और बच्चों की नींद और भोजन पूरा होना चाहिए। बच्चों को हेल्प करना है कि हम उनका स्टेडी और वेट गेन हेल्दी रेट पे बढ़ाएं।
अब आ जाती है 3 चीज़ें मैंने बताई थी, जो मैंने बताई थी, एक था डाइट, दूसरा था फिजिकल एक्टिविटी और तीसरा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम बहुत ज़्यादा तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, वो तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहेगा। तो कहते हैं चिंता जो है चिता के साथ ही ख़त्म होती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं ये इस चीज़ को कुछ कम करने की। इसकी वजह से बहुत बड़ा कारण है वेट गेन होने का। और अगर हम वेट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ करते हैं, अपना माइंड और बॉडी के अप्रोचेस पे जाते हैं, जिस तरह से हमने अभी तक बात की, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो ये सारी चीज़ों से स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो अब क्या क्या हमने बात की, सबसे इम्पॉर्टेंट वेट गेन, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस। इन चीज़ों को अगर हम कम करने की कोशिश करेंगे, हमने बात हेल्दी फूड की, माइंडफुल ईटिंग की यहाँ पर, कि कैसे हमें मन लगा के खाना खाना है और वो खाना खाना है जो हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी पे कितना ध्यान देना है, सोना कितना इम्पॉर्टेंट है, एक शरीर के बनने के लिए नींद की भी उतनी आवश्यकता है, स्क्रीन टाइम को कम करना है और स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करनी है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान करेंगे तो जो ये हमें शरीर मिला हुआ है, जिस पर्पस के लिए हम आए हुए हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, हम ज़िंदगी में प्लान करते हैं, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा और अपने को बीमारियों से बचा लिया, ओबेसिटी से बच गए तो बीमारियों से बच गए, तो फिर हम अपने जो गोल हैं दूसरे ज़िंदगी के, उनको हम पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।